हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, यहां पर मैं आपको यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, यह जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन, और मैं सारे चीज़ें इस चैप्टर में आपको अब मैं बात करने वाला हूं कुछ न्यूमेरिकल का। लेकिन न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं आपको एक थियरी बचा है जिसे कहते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन के बारे में बताकर मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो उदाहरण है आपके बुक में, या हम कुछ आपको सवाल बताएंगे, उसके बाद आपका बुक का जो सवाल होगा उसे हम बताएंगे। तो आइए उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए बात करते हैं हम रेखीय आवर्धन के बारे में। रेखीय आवर्धन होता क्या है, हम आपको बता दें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो प्रयोग किया जाता है यह दर्पण, उसमें एक रेखीय आवर्धन होता है। रेखीय आवर्धन का यूज क्यों होता है? क्योंकि जब प्रतिबिंब बनता है, वह प्रतिबिंब का जब निर्माण होता है, तो उस प्रतिबिंब का जो आकार होता है या वस्तु का आकार, उन दोनों में जो अनुपात होता है वही आपका रेखीय आवर्धन होता है। यह कहिए कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई से अगर भाग दे दिया जाए तो वही आपका रेखीय आवर्धन होता है। तो हम आइए बात करते हैं रेखीय आवर्धन के बारे में। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर होता है वस्तु की लंबाई, नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। 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 प्रतिबिंब की लंबाई को हम h डैश से डिनोट करते हैं और वस्तु की लंबाई को स्मॉल h से। इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल m बराबर स्मॉल h डैश बटे स्मॉल h। ये आपका जो होता है यह है रेखीय आवर्धन। इसी का प्रयोग करके हम आपको बताएंगे। आपके जब सवाल हल करेंगे तो उसमें पूछेगा कि आपका जो प्रतिबिंब है और वस्तु का लंबाई है उनके बीच में क्या अनुपात है। ये पूछ सकता है कि वस्तु की लंबाई से प्रतिबिंब कितने गुना है, या प्रतिबिंब आपका वस्तु की लंबाई से कितने गुना है। इसके बारे में जब पूछेगा तो आपको इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम बताएंगे। तो इसका स्मॉल h बटे स्मॉल h बराबर हम आगे लिख सकते हैं स्मॉल v बटे स्मॉल u। आपको पता होगा स्मॉल v क्या है और स्मॉल u क्या है। स्मॉल v जो है आपका प्रतिबिंब की दूरी होती है, और स्मॉल y जो है वस्तु की दूरी होती है। यह कहिए कि हम इसे मान सकते हैं क्या, स्मॉल m बराबर h डैश बटे h बराबर -v/u। ये होगा आपका
इसमें संबंध h बटे, ये आप नोट कर लीजिए, ये फार्मूला आपको जब हम न्यूमेरिकल बताएंगे तब इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, यह रहा आपका रेखीय आवर्धन। मैंने आपको बताया अगर प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई को भाग दे दिया जाए तो यह रेखीय आवर्धन प्राप्त हो जाता है। और इसमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई में क्या संबंध है, यह संबंध आपको सवाल हल करने में मदद देगा। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं। आप दो सवाल हम, चलिए एक सवाल पे बात करते हैं, अब उसके बाद हम देखेंगे अगले सवाल पे। इसे नोट कर लीजिए आप। आइए हम देखते हैं पहले न्यूमेरिकल पर आपका पहला सवाल क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला सवाल क्या है। कोई 4 सेमी साइज का बिंब बोले तो वस्तु है, किसी 15 सेमी फोकस दूरी पर इस प्रकार रखी है कि वह अवतल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखा है। दर्पण से किसी दूरी पर कितने दूरी पर पर्दे को रखा जाए ताकि प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सके। ठीक, तो सवाल है, देखिए स्क्रीन पर, कोई 4 सेमी साइज का बिंब किसी 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को लगाया जाए कि पर्दे पर प्रतिबिंब को स्पष्ट प्राप्त किया जा सके। सवाल पूछ रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति को बताइए तथा प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। तो आइए हम बात करते हैं कि इस सवाल में क्या दिया है और क्या हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको पता है कि प्रतिबिंब का लंबाई आपको दे रखा है। प्रतिबिंब की लंबाई दे रखा है 4 सेमी। कितना? 4 सेमी। जब 4 सेमी प्रतिबिंब की लंबाई है, आपको पता है कि यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो वस्तु की लंबाई होती है वह पॉजिटिव में होता है, तो हम इसे +4 कहेंगे। ठीक, और दूसरा आपका दे रखा है वस्तु की दूरी जो है आपका 25 सेमी है। आपको पता है वस्तु की दूरी को हम माइनस से लिखेंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी जो है वह बाएं तरफ होता है और आपका जो फोकस दिया है वह है F बराबर, फोकस आपका कितना है 15 सेमी। 15 सेमी। आपको पता है अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वह भी माइनस में होता है, माइनस चिन्ह के साथ होता है। आपको यहाँ पर पता हो गया वस्तु की लंबाई +4 सेमी है और आपकी वस्तु की दूरी जो है -25 सेमी है और आपका जो फोकस है वह -15 सेमी है। तो हम बात करते हैं, आपके इस सवाल पर आपको पता है हमारे प्रतिबिंब की जो दूरी है उसके बारे में पूछा है और प्रतिबिंब का लंबाई क्या है उसके बारे में। तो आइए हम बात करते हैं इस पर। आपको पता है दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये आपका दर्पण सूत्र है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब की दूरी को ज्ञात करेंगे। देखिए, अगर इस पर मान रखा जाए f का और u का तो हमें v प्राप्त होगा। आइए हल करते हैं। तो हम देखेंगे 1/-15 बराबर 1/-25, ठीक, प्लस 1/v है।
तब हम क्या करेंगे, 1/v को इसी तरफ रखेंगे और 1/-25 को इस तरफ लाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 1/v बराबर 1/25 माइनस 1/15, 1/15। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 25 और 15 का। 25 और 15 का एलसीएम आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए कुछ तरीका बता दे रहा हूं, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी हल कर लें। आपको जब भी किसी का एलसीएम ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसका गुणनखंड करेंगे। मतलब अगर हम 3 में 5 का गुणा कर दें, 3×5=15। अब 3×5=15, अब हम क्या गुणा कर दें कि हमको 25 प्राप्त हो जाए। 5×5=25, आपको पता है 5×5=25, 25×3=75 होता है। ये आपका एलसीएम जो आएगा 75 आएगा। 25×3=75 और ये कितना आएगा, 15×4=60, 15×5=75, 5 आएगा बराबर 1/v। मतलब यह जो मान आया 1/v बराबर -2/75 कितना आया। अब v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा इधर इसका गुणा और इधर इसका, ये हो जाएगा आपका 75 बराबर -2v। v बराबर क्या हो जाएगा 75/-2, कितना आएगा, 2 से भाग करिए, 2×3 6, 1 बचा 15, 2 7 14, 2 5, मतलब v का मान जो आएगा -37.5। यह आपका प्रतिबिंब की दूरी होगा। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। देखिए हमने यह सवाल हल किया है जिसमें आपका v जो आया -37.5 आया। मतलब यह प्रतिबिंब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। बाकी चीज सवाल में दिया है क्या क्या, वस्तु की लंबाई दिया है +4 सेमी और वस्तु की दूरी और फोकस बिंदु दिया था। हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर दर्पण सूत्र का प्रयोग करके हम क्या हल किए, v की वैल्यू, क्योंकि सवाल में कहा है कि आप जो है v का मान और प्रतिबिंब का जो प्रकृति है उसके बारे में बताइए। हमने v का मान निकाला। अब यह बताइए जो प्रतिबिंब बना है यह कैसा है, क्योंकि यह आपका v का मान जो प्राप्त हुआ है -37.5, मतलब आपको माइनस से पता चल रहा होगा कि यह जो प्रतिबिंब है कैसा है, क्योंकि प्रतिबिंब के प्रकृति और साइज के बारे में भी पूछा है। तो हम सबसे पहले साइज को ज्ञात करते हैं कि प्रतिबिंब का जो साइज आएगा वह कैसा होगा, क्योंकि वस्तु की लंबाई तो दे रखा है लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो हम बात करते हैं प्रतिबिंब की लंबाई पर। इसे आप नोट कर लीजिए, v की वैल्यू आपको पता है, हम v की वैल्यू को नहीं मिटा रहे हैं। बाकी चीज आप नोट करते जाइए, अगर
कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं। ठीक, ये आपका v की वैल्यू है। अभी मैंने आपको बताया रेखीय आवर्धन में एक संबंध होता है, वह संबंध क्या है, यम बराबर क्या होता है, एच डैश बटे एच बराबर माइनस वी बटे यू। यह क्या हुआ, आपको पता है एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई है और एच क्या है, वस्तु की लंबाई, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। यह वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी किससे है, आपको दिख रहा होगा सवाल में कि अवतल दर्पण से, मतलब अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है और अवतल दर्पण से जो वस्तु की प्रतिबिंब बना वह कितनी दूरी पर है। आपको पता है -37.5 पर क्या बना है, आपकी प्रतिबिंब, और जो आपका वस्तु का दूरी है वह -25 सेमी है। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रख कर हम प्रतिबिंब की लंबाई को हल कर लेंगे। ठीक, तो हम प्रतिबिंब की लंबाई को हल करते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर हल कीजिए, ए v का वैल्यू जो है आप यहाँ लिख लीजिए, v बराबर कितना है, v बराबर -37.5 सेमी है। ठीक, इसे मिटा, अब यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ मैं। देखिए एच डैश हमें ज्ञात करना है, क्या, एच डैश हमें ज्ञात करना है। एच का वैल्यू दिया है +4, तो हम 4 लिखेंगे, बराबर माइनस v, माइनस पहले से है फार्मूले में, और यहाँ पर कितना है, -37.5 बटे u, कितना है u की वैल्यू आपका क्या है, -25 सेमी, -25। अब इसी को हल कर लिया जाए, जो एच डैश का मान आएगा यही आपका प्रतिबिंब का लंबाई होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब का लंबाई। हम एच डैश बराबर क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 37.5 गुणित 4 बटे कितना, 25। जो 25 है वह माइनस में है। अब इसे हम काट देंगे, काटने के बाद जो मान प्राप्त होगा वही आपका एच डैश होगा। ठीक, एच डैश, इसे 25 से काट दें, 25 से करना, 25 कितना बचा, 12, 25 पंचे 125 होता है, 15 चौका 60। एच डैश जो आएगा आपका -60 सेमी, कितना, कितना आएगा आपका वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितना प्राप्त होगा, -60 सेमी। यहाँ पर देखिए आपका जो वस्तु की लंबाई है वह कितना है, 4 सेमी, लेकिन वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई जो प्राप्त हो रही है कितना है, 60 सेमी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इससे बहुत बड़ा बन रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा देखिए काटने में गड़बड़ी हुआ है। जब यहाँ पर देखिए 25 का यहाँ पर पॉइंट करके आएगा, मतलब 1.5 आएगा। जब हम 4 का 1.5 में गुणा करेंगे तो आएगा 6.0, ये प्राप्त होगा आपका। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था दशमलव का लेकर। आपका जो प्रतिबिंब की लंबाई प्राप्त होगा वह -6 सेमी होगा। कितना, -6 सेमी। मतलब क्या निकला, वस्तु की लंबाई से यह क्या है, बड़ा है। कैसा होगा, वस्तु की लंबाई से बड़ा है। यहाँ पर प्रकृति लिख लेना।
वस्तु की लंबाई से बड़ा है, बड़ा। ठीक, ये रहा। और दूसरा, यह क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है? वास्तविक, वास्तविक है। और कैसा है? उल्टा है। वास्तविक है और उल्टा है। आपको पता है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अगर माइनस में आए तो हम समझ जाते हैं कि वह प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और वस्तु की लंबाई से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 4 सेमी है लेकिन प्रतिबिंब हमारा -6 सेमी, मतलब वस्तु की लंबाई से प्रतिबिंब की लंबाई आपका बड़ा है। ये रहा आपका पहला सवाल। अब हम बात करेंगे दूसरे सवाल पर। आपके स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है उसे आप नोट कर सकते हैं, और हमारे बताने में अगर कहीं पर डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं यही सवाल अगर कहीं पर मिस्टेक हुआ हो तो मैं फिर से आपको बताकर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आइए हम दूसरे सवाल पर बात करते हैं। आइए दूसरे सवाल पे बात करते हैं। दूसरा सवाल आपका उत्तल दर्पण से रिलेटेड है। पहला सवाल मैंने अवतल दर्पण से रिलेटेड बताया, अब दूसरा सवाल जो होगा आपका उत्तल दर्पण से होगा। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे से, ये कहिए कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेमी है, 3 मीटर है। एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात कीजिए। मतलब सारा चीज आपके सवाल में दे रखा है, लेकिन कुछ चीज बाकी है। मतलब क्या पूछा है आपसे? प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वह कैसा है, और प्रतिबिंब का जो साइज है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई के बारे में आपको बताना होगा। तो हम देखते हैं कि सवाल में क्या क्या दे रखा है। जो चीज़ हमें सवाल में प्राप्त है उसे पहले हम लिख लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि वक्रता त्रिज्या दे रखा है। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? वक्रता त्रिज्या आपका 3 मीटर दिया है। कितना? 3 मीटर। आपको पता है उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है वह हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है। किसमें? पॉजिटिव में लिया जाता है। और क्या दे रखा है? आपका u दे रखा है कितना? 5 मीटर। मतलब वस्तु की दूरी कितना है? -5 मीटर। आपको पता है वस्तु की दूरी को हम हमेशा माइनस में लेकर चलते हैं। मैंने आपको चिन्ह पर पाटी, मतलब जब चिन्ह बता रहा था दर्पण का, तो उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया कि कब माइनस होगा, कब प्लस होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो हमारे पिछला वीडियो जो है हमारा उसे जाकर आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि कब हम माइनस लेंगे, कब प्लस लेंगे। उसके बाद आप यह वीडियो जब देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यह कहिए कि आप डायरेक्ट आकर हमारा सवाल देखेंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि आपको थियरी नहीं पता है कि कब हमारा वस्तु माइनस में लिया जाएगा, प्रतिबिंब कब पॉजिटिव में होगा, कब निगेटिव में होगा। आप जब पिछला वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि मतलब क्या है। ठीक, तो आपका जो वस्तु की दूरी जो है यहाँ पर -5 मीटर दिया है, और प्रतिबिंब
वस्तु का दूरी कितना है -5 मीटर और वक्रता त्रिज्या +3 मीटर। जब वक्रता त्रिज्या दिया है तो हम फोकस को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम बताइए फोकस जो होगा हमारा किस में होगा, पता होना चाहिए। जब भी उत्तल दर्पण में फोकस हम प्राप्त करेंगे वह हमेशा पॉजिटिव में होगा, ठीक। क्योंकि जब हमारा वक्रता त्रिज्या धनात्मक में है तो हमारा फोकस भी धनात्मक में होगा। क्योंकि मैंने जब आपको उत्तल दर्पण बताया था तो आपको पता होगा हमारा दबा हुआ तल कलई किया जाता है, और आपको मैंने चिन्ह परपाटी जब बता रहा था तो उसमें आपको पता है यह किसी गोली खोखले गोले से काटा हुआ भाग होता है। किससे? किसी कांच के खोखले भाग से काटा हुआ भाग होता है। तो आपका जो केंद्र होगा यहाँ पर होगा, यही तो आपका होता है वक्रता त्रिज्या। आपका जो है डायरेक्शन हुआ यह पॉजिटिव में है, ठीक। इसी का प्रयोग आप इसे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर पिछला वीडियो देख लें तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि बार बार बताने से अच्छा है कि आप पिछला क्लास ले लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आपको पता होगा वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, या फोकस बिंदु बराबर या फोकस दूरी बराबर आपको पता होगा F बराबर होता है R/2। कितना? R/2। तो हम यहां से क्या ज्ञात कर लेंगे? फोकस। R कितना है आपका? +3/2। कितना आएगा? बराबर 1.5 मीटर। जो आएगा यह पॉजिटिव में आएगा। कितना आया? यहाँ पर आप लिख लीजिए F का मान जो आया है कितना आया? +1.5 मीटर। अब देखिए इस फार्मूले से हम क्या प्राप्त किए? F की वैल्यू। अब हमें क्या ज्ञात करना है? V का मान, मतलब प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ तक तो हो गया। अब हम प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र आपको याद होगा कि दर्पण सूत्र जो होता है वह आपका 1/F बराबर 1/U + 1/V। आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस। माइनस हम बता दें, जब आप आगे पढ़ेंगे लेंस में प्रयोग किया जाता है माइनस का। बाकी चीज़ तो यही होता है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह जो है बदल जाता है लेंस में। तो आपको पता होना चाहिए जो दर्पण सूत्र होता है वह कितना होता है? 1/F। 1/F बराबर 1/U + 1/V। इसी का प्रयोग करके हम V की वैल्यू प्राप्त करेंगे। देखिए 1/F। F की वैल्यू कितना है? 1.5। 1.5 बराबर U की वैल्यू -5 मीटर। -5। हमें क्या प्राप्त करना है? V की वैल्यू +1/V। 1/-5 को इस तरफ करेंगे। 1.5 + 1/5 बराबर 1/V। अब इसका एलसीएम जो प्राप्त होगा वह क्या होगा? आप इस दशमलव को हटाकर यहाँ पर 10 प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? अब 10 प्राप्त हो गया। इस एलसीएम इसका 5 और 15 का कितना होगा? 15 ही होगा, ठीक। कितना होगा? 15। 15 × 15 तो आपका कितना आएगा? 10 × 1 + 5 15 बराबर 1/V। 10 3 13, 10 × 10, 10 3 13, 13/15 बराबर 1/V।
नीचे दिख रहा है। हाँ, तो इसके अब ये यहाँ पर हल कर लीजिए। v बराबर जो आपका होगा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 15/13। आप इसमें भाग दीजिए, कितना आएगा v बराबर 15 × 15 दशमलव कितना बचा 2, फिर कितना जाएगा 15 × 15 13 × 13 कितना बचा 2, फिर 13 × 13 फिर जाएगा 1, यह मीटर। ये रहा आपका क्या, प्रतिबिंब का ये जो है आपका प्रतिबिंब का दूरी प्राप्त होगा। इसमें भाग सही है कि नहीं, 13 × 13 2 बचा, फिर 13 × 13 यही आएगा आपका v बराबर 1.11 मीटर। मतलब क्या प्राप्त हुआ, यह क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, मतलब उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी होगा वह आपका क्या होगा 1.11 मीटर होगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या प्राप्त करेंगे, हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं कि जो वस्तु का साइज कहा है, मतलब स्थिति, प्रकृति और साइज। अब यहां देखिए, जब v की वैल्यू और u की वैल्यू प्राप्त है तो हम बता सकते हैं वस्तु की लंबाई से प्रतिबिंब की लंबाई कितना बड़ा है। तो आइए देखते हैं। v कितना प्राप्त हुआ था आपका, v बराबर जो प्राप्त हुआ था 1.11 मीटर। रेखीय आवर्धन का सूत्र आपको पता होगा, यम आवर्धन बराबर क्या होता है, h'/h बराबर -v/u। इसी में हम क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, h' और h में जो संबंध होगा तो हम बता देंगे कि वस्तु से कितनी लंबी है प्रतिबिंब। h' नहीं पता है, h भी नहीं पता है, भी पता है आपको कितना है 1.11 माइनस में है, और आपका u का वैल्यू क्या है -5। ये जब आप काट दीजिए, ये दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। h' बराबर कितना हो रहा है 111 h/500, 5 गुना, मतलब h बराबर हो जाएगा आपका 500 h'/111। मतलब आपको दिख रहा है वस्तु, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई से कितने गुना है, 5 गुना, लगभग 5 गुना है। हम लिख सकते हैं जो आपका वस्तु की लंबाई से, प्रतिबिंब की लंबाई से वस्तु की लंबाई जो है, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की
लंबाई से 5 गुना है। कितना? 5 गुना है, लगभग 5 गुना है। आप जब देखिए 111 से भाग देंगे, हमने लगभग में मान लिया है। आप जब भाग देंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट में करके आएगा, मतलब 4.75 समथिंग आएगा, इसे हम 5 गुना मान सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। और बताइए जो यह प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, यह प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है? यह प्रतिबिंब जो है आभासी है। कैसा है? आभासी। आभासी है तो यह सीधा होगा। और क्या है? वस्तु से बड़ा है। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा प्रतिबिंब। ये रहा आपका दूसरा सवाल। यह प्रतिबिंब जो बनेगा आपका आभासी होगा, सीधा होगा, और क्या प्राप्त होगा? वस्तु से बड़ा होगा। यहां पर लिख लीजिए, नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको। वस्तु से बड़ा। ये रहा आपका दूसरा सवाल। अब इसके बाद हम अगले सवाल पे बात करेंगे। आप जहां भी इस सवाल में डाउट होगा आप बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम अगर कहीं पर भी फॉल्ट होगा तो हम क्या करेंगे, जब अगला क्लास आपका लेंगे तो उसमें उसे क्लियर करते हुए आगे को पढ़ाते जाएंगे। ठीक, तब इसी के साथ मैं आपका ये क्लास समाप्त करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो भी हाई स्कूल में विद्यार्थी हो अपना पढ़ाई कर सके। आपको पता है 4-5 महीने बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, मार्च अप्रैल में। तो आप जब पढ़ाई अपना जारी रखेंगे तभी जाकर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक, आपको हम बता दें कि जितना भी मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ, अपने तरफ से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश किया। फिर भी अगर कहीं पर मिस्टेक होगा तो आप हमें बताइएगा, हम क्या करेंगे, उसे फिर से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, आप हमारा सहयोग करेंगे। सहयोग मैं आपको कुछ लेना नहीं चाहता, बस यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आप लोग को पढ़ाते रहें। इसी के साथ आपका क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।